हेलो स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस का ये 10th पार्ट है। आज के पार्ट में हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है आपका फंक्शन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन है आपका, क्योंकि आगे जितने भी सी प्लस प्लस में चैप्टर आएंगे, खास तौर पर आपका क्लास, ठीक है, क्लास है ना, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, खास तौर पर ये जो आपका चैप्टर है और इसके बाद जितने भी चैप्टर हैं आपके सी प्लस प्लस में, चाहे वो आपका कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर है ना, या आगे आपका इनहेरिटेंस, या आपका फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, ये जितने भी चैप्टर है इसमें फंक्शन का इस्तेमाल है। इसलिए आपके लिए ये फंक्शन चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कंसेप्ट को समझना और अच्छे तरीके से समझना बेहद जरूरी है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? A function in C++ is a group of statements. C++ में फंक्शन जो होता है वो स्टेटमेंट्स का ग्रुप होता है। आपको याद होगा जब हम लोग प्रोग्राम करते थे तो हम लोग एक फंक्शन हमेशा लिखते थे जिसका नाम होता था मेन, और इस मेन फंक्शन के अंदर हम अपने कोड्स को लिखते थे। ये कोड्स क्या होता था? ये कोड्स आपका होता था क्या? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। तो आप मेन फंक्शन में भी देख चुके हैं कि मेन आपका फंक्शन होता था और मेन फंक्शन क्या होता था? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता था। तो उस वक्त तो हम लोग फंक्शन पढ़े नहीं थे, इसलिए हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं दिए थे। लेकिन चूंकि अब आप फंक्शन पढ़ रहे हैं तो आप पुरानी चीजों को अभी के टॉपिक से रिलेट करके देखिए तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है आपका कि फंक्शन इन सी प्लस प्लस इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। बिल्कुल ऐसा हमने देखा भी था कि मेन फंक्शन है और ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता था। दैट टुगेदर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, और ये जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता था ये मिलकर कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता था, यानी किसी खास काम को करता था। ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट कोई खास काम को करता था। एवरी सी और सी प्लस प्लस, यहां पर मैंने सी का भी नाम ले लिया है ना, तो जितने भी सी या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम होते हैं हैज एटलीस्ट वन फंक्शन, उसमें एक फंक्शन जरूर होता है दैट द नेम इज मेन। और वो फंक्शन कौन है? वो फंक्शन है आपका मेन। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बताइए कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम में एटलीस्ट वो कौन इकलौता सा फंक्शन होता है, तो आपको ऑप्शन में चुनना होगा मेन फंक्शन। आगे बताया गया है कि द मेन फंक्शन इज कॉल्ड, ये जो मेन फंक्शन जो है वो कॉल किया जाता है किसके द्वारा? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है, हो सकता है अभी आपको समझ में ना आ रहा हो कि कॉल करने का मतलब क्या होता है। हम लोग अभी जैसे ही इस लेक्चर में प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको ये कॉलिंग का मतलब भी समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर कह रहा है कि जो भी फंक्शन है मेन फंक्शन है ना, मेन फंक्शन है, जो भी नहीं, मेन फंक्शन जो है, मेन फंक्शन को कॉल किया जाता है किसके द्वारा? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। अब कॉल करने का मतलब अगर आप इसको जो है साधारण उदाहरण से समझे तो कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए कि आपको अपने घर में कोई लकड़ी का काम करवाना है, तो आप किससे काम करवाएंगे? कारपेंटर से। कारपेंटर को क्या करना पड़ेगा? कारपेंटर को कॉल करना पड़ेगा। कारपेंटर को कॉल करेंगे तो कारपेंटर आपके घर में आकर के लकड़ी का काम यानी फंक्शन करेगा। तो उसी प्रकार से मेन आपका क्या है? फंक्शन है ना। और इस मेन फंक्शन को कॉल किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। बाय विच आवर कोड इज एग्जीक्यूटेड, और ये जब मेन फंक्शन को कॉल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, तब जाकर के मेन फंक्शन के अंदर जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट करता है। नाउ फंक्शन का प्रकार, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन का दो प्रकार होता है, पहला लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा
यूजर डिफाइंड फंक्शन। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या कह सकते हैं, चैप्टर भी आप कह सकते हैं, क्लास 11 में ये फंक्शन एक चैप्टर हुआ करता था। तो इस फंक्शन टॉपिक में हम लोग बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यानी ये पूरा जो टॉपिक है वो किस पे आधारित है, यूजर डिफाइंड फंक्शन पे आधारित है। फिलहाल हम लोग इन दोनों का डेफिनेशन को जानेंगे। लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन को हम लोग बिल्ट इन फंक्शन भी बोलते हैं। क्या होता है, लाइब्रेरी फंक्शंस विच आर आल्सो कॉल्ड एज बिल्ट इन फंक्शन are the functions that are already available and implemented in C++। लाइब्रेरी फंक्शन को हम लोग बिल्ट इन फंक्शन भी बोलते हैं, और ये वो फंक्शन होते हैं जो ऑलरेडी हमारे C++ में अवेलेबल हैं और इसको C++ में इंप्लीमेंट किया गया है। एक्चुअली अवेलेबल C++ के कंपाइलर में है, ये कह सकते हैं, है ना, कि C++ के कंपाइलर में ये ऑलरेडी अवेलेबल होता है और ये C++ में इंप्लीमेंटेड है। अब यहाँ पर इंप्लीमेंटेड का मतलब साधारण भाषा में समझे, रेडीमेड फंक्शन। ठीक है, ऑलरेडी C++ में बनाया गया हुआ फंक्शन है, बस इसको आपको इस्तेमाल करना होता है। लाइब्रेरी फंक्शंस इन C++ आर डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड इन स्पेशल फाइल कॉल्ड हेडर फाइल। ये जो लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं C++ का, इसको डिक्लेयर और डिफाइन किया गया है। अगर आपको अभी डिक्लेयर और डिफाइन का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो सीधे ये समझिए कि इन फंक्शन को बना करके रखा गया है एक खास फाइल के अंदर, जिसको कहा जाता है हेडर फाइल। अब आपको याद आ रहा होगा, हम लोग बहुत सारे हेडर फाइल्स पढ़ चुके हैं, जैसे कि iostream.h, जैसे कि conio.h। और आपको याद होगा कि जब हम लोग conio.h का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, तो कब करते थे, जब आप दो फंक्शन इस्तेमाल करते थे। आपका एक था CLR SCR फंक्शन और दूसरा होता था आपका गेट ch फंक्शन। ये दो फंक्शन अगर आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको शामिल करना पड़ता था एक हेडर फाइल, और उस हेडर फाइल का नाम का क्या था, conio.h। इसका मतलब अब यहां पर समझ में आपको आएगा कि conio.h एक ऐसा फाइल है जिसके अंदर इन दोनों फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन किया गया है, यानी इन दोनों फंक्शन को बना करके रखा गया है, सीधी भाषा में समझ सकते हैं। तो यहां पर कहा गया है कि लाइब्रेरी फंक्शन C++ में जो है वो डिक्लेयर और डिफाइन किए गए हैं एक खास फाइल में, जिसको कहा गया है हेडर फाइल, which we can reference in our C++ program using the include directive। इन फंक्शन को अगर इस्तेमाल करना है तो आपको उस फंक्शन से रिलेटेड हेडर फाइल को रेफरेंस देना पड़ता है, या कह सकते हैं आपको अपने प्रोग्राम कोड में उस हेडर फाइल को शामिल करना पड़ता है। किसकी मदद से, तो इंक्लूड डायरेक्टिव की मदद से। जैसे मुझको conio.h इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में शामिल करना है तो मुझको लिखना पड़ेगा सबसे पहले #include, देन उस हेडर फाइल का नाम। तो ये था हमारा लाइब्रेरी फंक्शन। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये लाइब्रेरी फंक्शन पर बेस्ड नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर केवल लाइब्रेरी फंक्शन का डेफिनेशन और इसका मीनिंग जानेंगे। ये पूरा चैप्टर यूजर डिफाइंड फंक्शन के ऊपर आधारित है, तो हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है आपका लाइब्रेरी फंक्शन का, जैसे कि पॉव फंक्शन है, sqrt फंक्शन है, clscr फंक्शन है, getch फंक्शन है, strlen फंक्शन है, strcat फंक्शन है, strcpy, टू लोअर टू अपर। इस तरीके से ये जो आपका लाइब्रेरी फंक्शन है ये काफी ज्यादा है, इतना नहीं है कि 8 10 20 30, ठीक है, वो 100+ है, ठीक है, 100 से भी काफी ज्यादा है। तो जैसे जैसे इन लाइब्रेरी फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं वैसे वैसे उसका हम मीनिंग समझ पाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने CLSR फंक्शन को इस्तेमाल किया तो हमने इसका मीनिंग को समझा, getch फंक्शन को इस्तेमाल किया तो हमने getch फंक्शन को समझा, ठीक है। तो ये था आपका लाइब्रेरी फंक्शन। अब बात करते हैं हम लोग यूजर डिफाइन फंक्शन की। डेफिनेशन क्या है यूजर डिफाइन फंक्शन का, कि द फंक्शन विच आर डिफाइंड बाय यूजर। एक ऐसा फंक्शन जो यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाए। अगर डिफाइन का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कहें,
एक ऐसा फंक्शन जो यूजर के द्वारा कंप्लीटली बनाया गया हो। ठीक है, इससे पहले जो लाइब्रेरी फंक्शन था वो रेडीमेड फंक्शन था, वो पहले से बना हुआ था, उसको केवल जस्ट यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, इस फंक्शन को आपको खुद ही बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर बनाने के लिए एक टर्म इस्तेमाल हो रहा है डिफाइन। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो डिफाइन का मीनिंग भी समझ जाएंगे। द फंक्शन विच आर डिफाइंड बाय यूजर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज नॉन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो यूजर के द्वारा डिफाइन किया गया है किसी खास काम के लिए, किसी खास काम को पूरा करने के लिए, उस फंक्शन को हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। फॉर यूजिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इट इज रिक्वायर्ड फर्स्ट डिफाइन इट एंड देन यूजिंग। ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, पहले इसको क्या करना पड़ता है, पहले इसको डिफाइन करना पड़ता है, देन आप इसको क्या कर सकते हैं, देन आप इसको यूज कर सकते हैं। ये वही बात हो गया कि जब तक कोई प्रोडक्ट बनेगा नहीं तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से जब तक आप यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन ना कर ले, आप उसको यूज नहीं कर सकते। पहले आपको डिफाइन करना होगा, देन आप उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहां पर एक कोड मैंने यहां पर आपके सामने रखा है यूजर डिफाइंड फंक्शन को समझने के लिए। काफी ध्यान से चीजों को देखिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा हैश include iostream.h। ठीक है, उसके बाद अब आप ये जो लाइन है यहां से यहां तक, या आप कहें यहां से यहां तक, इसको ध्यान से देखना। आप यहां पर देखिए लिखा है void मैसेज। यहां पर इंट मेन या void मेन नहीं लिखा हुआ, यहां क्या लिखा हुआ है, void मैसेज। एक्चुअली यहाँ पर ये जो void मैसेज है, खासतौर पर ये जो मैसेज है, ये मैसेज जो है ना, यही आपका क्या है, ये आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है। यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ये नाम मैंने दिया है अपनी मर्जी का मैसेज, चाहे तो इसकी जगह पर कोई और नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी का जो नाम देना चाहे वो नाम दे सकते हैं फंक्शन का। ठीक है, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो मैसेज मैंने फंक्शन का नाम दिया। उसके बाद फंक्शन जो होता है, जैसे आपको याद होगा जब हम लोग मेन फंक्शन लिखते थे, ठीक है, तो इसके आगे भी पैरेंथेसिस देते थे, या आप CLR SCR फंक्शन भी लिखते थे तो इसके आगे भी पैरेंथेसिस देते थे। तो पैरेंथेसिस आप देंगे यहां भी मैसेज फंक्शन के नाम के आगे। ठीक है, आप यहां पर देख पा रहे हो। उसके बाद जैसे कि आपको याद होगा मेन फंक्शन के आगे हम लोग, है ना, मेन के आगे हम लोग इंट लिखते थे, उसी प्रकार से हमने यहाँ पर मैसेज नाम का जो फंक्शन है उसके आगे मैंने void लिखा। ये जो फंक्शन के नाम के आगे जो लिखा हुआ है इंट, जिसको आप डेटा टाइप के नाम से जानते हैं कि इंट एक डेटा टाइप है, इसको कहा जाता है फंक्शन का रिटर्न टाइप। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन का रिटर्न टाइप। अब फंक्शन का रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है, फंक्शन के रिटर्न टाइप का मतलब ये होता है कि फंक्शन जो है काम करने के बाद किस टाइप का वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, काम करने के बाद किस टाइप का वैल्यू को रिटर्न करेगा जहां से कॉल हो रहा है। सीधी सी बात है, फंक्शन को जब कॉल कराया जाता है, जैसे आपको मालूम है कि मेन फंक्शन को कौन कॉल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये मेन फंक्शन काम करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटीजर वैल्यू रिटर्न करे, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। और इसलिए आपको याद होगा कि मेन फंक्शन के अंदर, है ना, मेन फंक्शन के अंदर आप जो है अगर मेन के आगे इंट लिखा रहता है तो आप यहां पर जरूर लिखते हैं रिटर्न 0। यानी यहां पर कहा गया है कि जो मेन फंक्शन है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल कर रहा है, मेन फंक्शन के बारे में कहा गया है कि ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम लोग इसके सपोर्ट में क्या लिखते हैं, रिटर्न 0। यहाँ ये जो 0 है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न हो। उसी प्रकार से अगर यहां पर लिखा हुआ है आपका मैसेज नाम के फंक्शन के आगे void का मतलब होता है वैल्यूलेस, नो वैल्यू। यहां पर इसका मतलब ये हो गया कि ये मैसेज नाम का फंक्शन कोई भी वैल्यू आपका रिटर्न नहीं करेगा। अब हम लोग बात करें आगे, ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है और ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है, और उसके भीतर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है सी आउट दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसको आप एक स्टेटमेंट के नजरिए से देखिए, यहां पर डबल कोट्स के भीतर कोई भी मैसेज हो सकता है, मैंने यहां लिख दिया दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा कि ये क्या है आपका, ये कहलाएगा आपका बॉडी ऑफ फंक्शन। ठीक है,
फंक्शन बॉडी कहें या आप बॉडी ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन का क्या है, बॉडी है। फंक्शन का बॉडी कहाँ होता है, तो ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के भीतर जो भी स्टेटमेंट होगा, यहाँ एक लाइन का स्टेटमेंट है, 4 लाइन का भी स्टेटमेंट हो सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग बॉडी ऑफ फंक्शन कहेंगे। दूसरी बात, पूरा यहां से यहां तक, अभी बॉडी ऑफ फंक्शन कहां से कहां तक था, जस्ट यहां से लेकर के यहां तक था, लेकिन अगर इसको भी शामिल कर लिया जाए, पूरा यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा, तो इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, ये पूरा क्या कहलाएगा, पूरा लाइन, कौन कौन सा लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ठीक है, ये 4 लाइन, ये पूरा कहलाएगा क्या, फंक्शन का डेफिनेशन, कि ये फंक्शन का डेफिनेशन है। तो ये फंक्शन का जो डेफिनेशन है, इसका जो डेफिनेशन है ना, ये आगे के स्लाइड में मैंने बताया है, आगे हम लोग वहां पर जाकर के देख लेंगे। तो अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि मैसेज नाम का एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो किसी प्रकार का भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा जहां पर कॉल होगा, ठीक है, जहां पर कॉल होगा। और ये मैसेज नाम का फंक्शन क्या काम करेगा, तो एक जस्ट मैसेज प्रिंट करेगा ये। अब आते हैं हम लोग नीचे, यहां पर लिखा है इंट मेन। आपको याद रखना है कि कोई भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम में मेन फंक्शन तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपका जो सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम होता है वो रन करना ही या एग्जीक्यूट करना ही शुरू कहां से होता है, मेन फंक्शन से। आप ये मत सोचना कि ये कोडिंग पहले लिखा हुआ है तो प्रोग्राम यहां से रन करेगा फिर यहां जाएगा फिर यहां जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका प्रोग्राम कहां से शुरू करता है रन करना, मेन फंक्शन से, यहां से रन करेगा। अब इस मेन फंक्शन का यहां से यहां तक ये बॉडी है, इसका पहला लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, मैसेज। ठीक है, मैसेज। जनरली आप मेन फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ देखते थे, CLR SCR ऐसा देखा हुआ मिलते देखते थे। तो वहां पर क्या होता था, CLSR लिखा हुआ मिला, इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन कॉल होता था, और ये कॉल होकर क्या करता था, स्क्रीन को क्लियर करता था। ठीक, लेकिन यहां पर ये नाम दिया है मैसेज, यानी ये फंक्शन कॉल होगा। अब याद रखना, जैसे ही फंक्शन कॉल होता है तो इस फंक्शन के कॉल होने पर इसका डेफिनेशन को ढूंढा जाता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन को ढूंढा जाता है। जैसे कि मैसेज नाम के फंक्शन को मैंने कॉल किया, मैसेज नाम का फंक्शन क्या करेगा, ये कहां बताया गया है, ये यहां बताया गया है कि मैसेज नाम का फंक्शन क्या करेगा, ये यहां बताया गया है। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होता है, हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल जो है, यहां से प्रोग्राम का कंट्रोल जंप करके कहा जाएगा, फंक्शन के डेफिनेशन के पास, यहां पहुंचा, यहां से अंदर आया, और आपके आउटपुट स्क्रीन पर ये प्रिंट करेगा क्या, कि दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक, और यहां स्लैश एन लगा हुआ है तो कर्सर न्यू लाइन में। ये काम खत्म होकर के मेरे प्रोग्राम का कंट्रोल अब यहां से वापस आएगा नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, इसके पास नहीं, नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है सी आउट वी आर इन मेन। ठीक है, अब सी आउट लिखा है तो प्रिंट करेगा, तो प्रिंट क्या करेगा, यहां पर वी आर इन मेन। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा, फिर से कहा मैसेज इसके पास। अब देखिए क्या है कि ये मैसेज नाम का फंक्शन जो है दोबारा आपको कोड में देखने को मिल रहा है। ठीक, पिछली बार क्या हुआ था आपका, कि जैसे ही फंक्शन ये मिला, यानी फंक्शन कॉल हुआ, तो फंक्शन के डेफिनेशन के पास गए थे। यहाँ फिर से ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो कहाँ जाएंगे, फंक्शन के डेफिनेशन के पास। ये फंक्शन दूसरी बार कॉल हुआ, और ये फंक्शन के कॉल होने पर इसका जो है, इस फंक्शन का जो डेफिनेशन है, यानी ये, यानी इसका जो बॉडी है, वो मेरा एग्जीक्यूट करेगा फिर से, और फिर से यहां पर प्रिंट करेगा दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। काम हो गया, यहां का काम हो गया, काम होकर के आएंगे हम अगली लाइन में, उस लाइन में नहीं, अगली लाइन में, कहा रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो, और फिर आपका यहां पर एंड हो गया। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम एंड हुआ, और ये आपका इधर में क्या है, ये आपका प्रोग्राम का आउटपुट है। तो हमने यहां पर देखा किस प्रकार से जो है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन काम करता है, किस प्रकार से आप फंक्शन को कॉल कराते हैं। ठीक है, जनरली आप फंक्शन को कहां कॉल कराते हैं, मेन फंक्शन के अंदर से,
और जब भी आप कॉल कराते हैं तो प्रोग्राम का कंट्रोल वहां से जंप करके कहाँ जाता है, हमेशा फंक्शन के डेफिनेशन के पास जाता है। तो हमने एक प्रोग्राम देख लिया, किसका, फंक्शन का। नाउ अब हम लोग फिर से एक प्रोग्राम देख रहे हैं। इस प्रोग्राम में मेन डिफरेंस आपको समझा दूं। यहां पर देखिए कि ये जो मेन फंक्शन है ना, इस मेन फंक्शन का कोड को पहले लिखे हैं, और ये जो मैसेज नाम का फंक्शन है इसका जो डेफिनेशन है उसको मैंने बाद में लिखा है। पिछले वाले प्रोग्राम में क्या था, ये वाला कोड यहां था और ये वाला कोड यहां था, ठीक है। लेकिन यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने इसको जो है इसका प्लेस चेंज कर दिया। मेन फंक्शन को हमने, मेन फंक्शन का जो कोडिंग है उसको हमने पहले लिखा, और मैसेज नाम का जो फंक्शन है उसका डेफिनेशन मैंने नीचे लिखा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा लाइन और ऐड करना पड़ता है, और वो कहाँ करना पड़ता है, जस्ट मेन फंक्शन से ऊपर। देखिए ये एक एक्स्ट्रा लाइन है जहां पर मैंने बता दिया कि मैसेज एक फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है, और पैरेंथेसिस के भीतर वॉइड का मतलब ये हो गया कि इस फंक्शन को कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी इस बात को थोड़ा सा आप इग्नोर करके चलो कि ये वैल्यू चाहिए ना चाहिए का मतलब क्या है, ठीक है। आगे चल करके इससे रिलेटेड हम लोग और भी प्रोग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर ये लिखा कि ये जो मैसेज नाम का फंक्शन है ना, तो इसको कोई वैल्यू चाहिए कोई काम को करने के लिए, ना ही ये फंक्शन किसी प्रकार का वैल्यू रिटर्न करेगा। दिस इज रिटर्न टाइप एंड दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट, ठीक है। ये सब चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, आर्गुमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आर्गुमेंट या इसको हम लोग जो है बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। तो वॉइड का मतलब हो गया नो आर्गुमेंट नो पैरामीटर, ठीक। आगे चलते हैं। तो आपको सबसे पहले इस लाइन को क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, और इस लाइन को कहा जाता है फंक्शन प्रोटोटाइप। इसको फंक्शन का प्रोटोटाइप बोलते हैं। तो फंक्शन का प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, फंक्शन का प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कंपाइलर को ये बताना कि आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम क्या है, ये किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा और ये किस टाइप का वैल्यू लेगा। और फंक्शन प्रोटोटाइप में ये सेमीकोलन लगाना जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात, फंक्शन प्रोटोटाइप का रिक्वायरमेंट कब होता है, तो फंक्शन प्रोटोटाइप का रिक्वायरमेंट तब होता है जब आप फंक्शन का डेफिनेशन को बाद में लिखते हैं और फंक्शन को कॉल पहले कराते हैं, है ना। फंक्शन को कॉल आप पहले करा रहे हैं और फंक्शन का डेफिनेशन को बाद में लिख रहे हैं, तो तब आपके लिए ये फंक्शन का जो प्रोटोटाइप है इसको लिखना जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर ये जो फंक्शन का जो डेफिनेशन है इसको हमने पहले लिख दिया और फंक्शन का को कॉल कराने वाला कोड यानी मेन फंक्शन को हमने बाद में लिखा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्यों नेसेसरी इसको लिखना, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है तो नहीं लिखेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि फंक्शन का प्रोटोटाइप कब लिखा जाता है, जब आप मेन फंक्शन पहले लिखते हो और फंक्शन का डेफिनेशन बाद में लिखते हो, तब आपको फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखना पड़ता है। अभी हमने दो चीजें सुनी, एक फंक्शन का प्रोटोटाइप और दूसरा फंक्शन का डेफिनेशन। तो इन दोनों को हम थोड़ा सेपरेटली यहां पर देखते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप, मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ दिया कि फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में बताइए, तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे इच यूजर डिफाइंड फंक्शन नीड टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट्स यूजेस। हर फंक्शन को यूज यानी उस फंक्शन को कॉल करने से पहले उसको डिक्लेयर करना जरूरी होता है। दिस डिक्लेरेशन इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डिक्लेरेशन। हर यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में क्या कहा गया कि यूज करने से पहले उस फंक्शन को डिक्लेयर करना जरूरी होता है। ये जो आप फंक्शन को एक लाइन में डिक्लेयर करते हैं इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन का प्रोटोटाइप कहते हैं या फंक्शन का डिक्लेरेशन कहते हैं, ठीक है। फंक्शन प्रोटोटाइप इज अ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम। फंक्शन का जो प्रोटोटाइप होता है उसको प्रोग्राम का डिक्लेरेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। और जो बात यहां पर मैंने पीछे कहा कि फंक्शन का प्रोटोटाइप का रिक्वायरमेंट कब होता है, जब आप मेन फंक्शन को पहले लिख देते हैं और फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट को बाद में लिखते हैं, तब आपको फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखना पड़ता है। तो इसी चीज को कहा गया है कि इच यूजर डिफाइंड फंक्शन, हर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को जरूरी होता है उसको पहले डिक्लेयर करना
उसको यूज करने से पहले। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन का डेफिनेशन आप देखिए, इन सी प्लस प्लस अ फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड। सी प्लस प्लस में फंक्शन को डिफाइन करना जरूरी है, बिल्कुल डिफाइन करना जरूरी है। फंक्शन डिफाइन करेंगे नहीं तो फंक्शन करेगा काम कैसे? द जनरल फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन है ना, सॉरी, द जनरल फॉर्म ऑफ फंक्शन डेफिनेशन इज, सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखते हैं। ठीक है, फंक्शन का क्या लिखते हैं? फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखते हैं, स्पेस, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं, और उसके बाद पैरेंथेसिस के भीतर लिस्ट ऑफ फॉर्मल पैरामीटर। या अगर ये चीज अभी आपको समझ में न आए तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, इस जगह को क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक, तो ये जो लिस्ट ऑफ फॉर्मल पैरामीटर है, ये हम लोग जो आने वाले स्लाइड में, है ना, इस फॉर्मल पैरामीटर को भी समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर क्या चीजें होनी चाहिए? रिटर्न टाइप, जैसे रिटर्न टाइप के रूप में इंट लिखा हुआ मिल सकता है। फंक्शन का नेम, फंक्शन का नाम मान लो आप ऐड रख लिए, और लिस्ट ऑफ पैरामीटर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा लिस्ट ऑफ पैरामीटर के रूप में दो इंट इंट। ठीक है, ऐसा। तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि ऐड नाम का एक फंक्शन है जो दो इंटीजर वैल्यू उसको चाहिए, शायद वो दो इंटीजर को जोड़ना चाहता हो, और जोड़ने के बाद एक इंटीजर वैल्यू क्या करेगा? रिटर्न करेगा। उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और इसके भीतर जो भी कोड लिखा जाएगा उसको हम लोग बॉडी ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कोड लिखा लिखा जाना चाहिए अगर फंक्शन का नाम ऐड हो तो यहाँ पर कोड बेसिकली लिखा जाना चाहिए कि भाई एडिशन ये फंक्शन कैसे कर रहा होगा। ठीक है, ऐड करने का कोड हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये था आपका डेफिनेशन, है ना। ये पूरा यहां से यहां जो है ये फंक्शन के डेफिनेशन का जनरल फॉर्म है। तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूं। अब आप यहां पर देखिए कि ये जो यहां से यहां तक था, ये है आपका फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, इसी के बारे में बात कर रहे थे कि फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन का नाम होता है, और यहाँ पर लिस्ट ऑफ फॉर्मल पैरामीटर। अगर कोई वैल्यू नहीं है तो खाली छोड़िए, कोई वैल्यू है तो उसका टाइप लिखिए, जैसे इंट लिखा या फिर फ्लोट लिखा। ठीक है, और इसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, फिर ये कहलाता है बॉडी ऑफ फंक्शन। तो इसी के बारे में मैंने अभी आपको आगे चल करके बताया था। ये जो मैंने आपको बताया था वही चीज था, फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, लिस्ट ऑफ फॉर्मल पैरामीटर, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और बॉडी ऑफ फंक्शन। अभी फंक्शन में आगे बहुत कुछ पढ़ना है, अभी कुछ और प्रोग्राम्स करने हैं। वो सारे प्रोग्राम्स जब आप कर लेंगे तब आपको ये जो लिस्ट ऑफ फॉर्मल पैरामीटर है उसका कंसेप्ट भी समझ में आएगा। बिना प्रोग्राम किए आप इसको समझ नहीं सकते हैं। तो आगे अभी हमारा जो है फंक्शन में और भी टॉपिक्स बचा हुआ है, जो कि हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो आपने लेक्चर देखा फंक्शन को लेकर के, इस लेक्चर को आप बार बार देखिए, है ना, दो बार तीन बार रिवाइज करके देखिए, क्योंकि अगर आप इसको दो तीन बार देखेंगे तब जाकर के ये कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। केवल एक बार देख लेने से, है ना, समझ में आपको कम चांस है ना, काफी कम चांस है कि एक बार में देखें तो आपको 100% समझ में आएगा। आप इसको जो है रिपीट करके बार बार देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।